Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Finity Physics for All। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का फर्स्ट आर्टिकल जो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स, उसके अंडर बहुत सारी डेफिनेशंस हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में कवर की और लेक्चर नंबर 2 में इसके दो आर्टिकल्स आज हम कवर करेंगे। नंबर 1 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड नंबर 2 पोजीशन वेक्टर। बच्चों बेटे लेट स्टार्ट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टार्ट करने से पहले बेटे वी मस्ट बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या चीज़ है, आइए जी समझते हैं। बेटे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में ये बात पढ़ी थी कि दो वेक्टर को ऐड करके हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है बेटे। तो बेटे मैं क्या कह नहीं सकता ए और बी, ये दो वेक्टर जो ऐड हो रहे हैं ये एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर के दो पार्ट्स हैं बेटे, टू पार्ट्स। यानी अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है ये बेटे, बी वेक्टर बेटे ये है, तो ये ए और बी एक्चुअली ऐड हो रहे हैं। एक्चुअली इसका मतलब ये बन रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन दोनों का वो इन दोनों पार्ट्स को ऐड करके आ रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस रिजल्टेंट वेक्टर के दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या बनी, द अफेक्टिव पार्ट और द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बेटे अब बेटे आप ये जानते हो कि दो वेक्टर्स को भी ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर आ सकता है, तीन वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये प्लस तीसरा वेक्टर अब लिख देते हैं प्लस सी, चौथा वेक्टर लिख देते हैं डी, प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से क्या बात साबित हो रही है कि किसी एक वेक्टर के मैक्सिमम कंपोनेंट्स, चाहे वो प्लेन पर लाई कर रहा हो या स्पेस पर लाई कर रहा हो, मैक्सिमम कंपोनेंट्स इनफाइनाइट होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट। आई होप यू गॉट इट बच्चों। आइए बेटे इस बात को हम स्क्रीन पे भी शो कर देते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन नज़र आई बेटे, अफेक्टिव पार्ट और वैल्यू ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ मैंने शो किया R इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अप टू सो ऑन। तो इस केस में बेटे इक्वल की राइट हैंड साइड पर, ये जो आपके पास इक्वल है इसकी राइट हैंड साइड पे जितने भी ये वेक्टर आ रहे हैं ए बी सी जो ऐड हो रहे हैं बेटे, ये रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट वेक्टर्स या कंपोनेंट्स कहलाएंगे। सो दीज आर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट बेटे यहीं से एक MCQ नोट कर लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कितने होते हैं मेरे बेटे, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। नेक्स्ट बेटे आइए हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। ये बेटे आपको दो वेक्टर मैंने दिखाए हैं, आपको नज़र आ रहा है कि वेक्टर ए का हेड बी की टेल के साथ जुड़ा हुआ है। इट मीन ए और बी ऐड हो रहे हैं और ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आपके सामने। तो इस टाइम ए और बी इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर आप ए और बी के दरमियान एंगल देखो तो बेटे ये एंगल 90 नहीं है, दिस एंगल इज़ नॉट 90। इट मीन किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 ना हो, उन कंपोनेंट्स को बेटे नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता था ना मेरे बेटे कि दो वेक्टर्स ए और बी राइट एंगल पे होते, 90 एंगल पे, और उनको ऐड करके एक रिजल्टेंट आता। तो इस टाइम भी ए और बी वेक्टर रिजल्टेंट के बेटे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये स्पेशल किस्म के कंपोनेंट्स हैं क्योंकि इन कंपोनेंट्स के दरमियान 90 का एंगल बेटे बन रहा है। सो डेफिनेशन क्या बनी, सच कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस और सच कंपोनेंट्स विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और अगली बात बच्चों, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस कि हम किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं। क्यों? अगर आप नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाओगे तो ये ओब्लीक ट्रायंगल बनेगी जिसको सॉल्व करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, और अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाओगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी जिसको सॉल्व करना आसान होता है। इसलिए जब भी हम एक वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाया करेंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, यानी सच कंपोनेंट्स विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अच्छा बेटे अगली बात अब ज़रा सोचते हैं कि
क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी वेक्टर को हम इजीली उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स बना सकें? क्या हम ऐसा कोई सिस्टम पढ़ चुके हैं बेटे जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई लाइंस आ रही हों? क्या कहते हैं बच्चों, सोचें ज़रा। यस बेटे, इस चैप्टर का सेकंड आर्टिकल था आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स वाई लाइंस होती थी बेटे। यानी हमने जब भी किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने होंगे तो उसे इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ले आएंगे बेटे। चूँकि एक्स वाई लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होती हैं तो फिर उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना आसान हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। और बेटे ये सारा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में एक वेक्टर हमें दिया जाएगा और उसको स्प्लिट करके हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में उसे कन्वर्ट करेंगे, इस प्रोसेस को वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं। आइए इसको डिफ़ाइन कर देते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे बेटे। वेक्टर रेजोल्यूशन, ये डेफिनेशन आ गई। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड वेक्टर रेजोल्यूशन। और एक्चुअली यहाँ पे एक एमसीक्यू भी बेटे हमें कवर हो रहा है। देखिए एमसीक्यू क्या है। वेक्टर रेजोल्यूशन जो है ये रिवर्स है बेटे वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। अगर आपने बेटे लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, उसमें मैंने ये डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वलेंट टू एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। यानी वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही तरह की चीज़ हैं, यानी एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, हम दो वेक्टर्स को बेटे ऐड करते हैं और एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। और रेजोल्यूशन में बेटे हम बिल्कुल रिवर्स करेंगे, हमारे पास एक वेक्टर होगा और उसको स्प्लिट करके दो बनाएंगे। इसलिए वेक्टर रेजोल्यूशन वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिवर्स प्रोसेस है बेटे। लें बेटे, फिर वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट किया, जिसके अंदर ये ए वेक्टर आपको नज़र आ रहा है बेटे, जो ओ से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट पी पे इसका हेड आ रहा है। सो आई कैन से कंसिडर अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटे, जब भी आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर बना लें, कंपोनेंट्स बनाने के लिए यू विल ड्रॉ अ प्रोजेक्शन और परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर ऑन टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस से प्लॉट करना सीखते हैं बेटे। सो देखें, मैंने वेक्टर ए के हेड से यानी पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट एम बेटे, आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब ओ से एम तक ये जो वेक्टर बन रहा है मेरे बेटे, ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया ए एक्स आई कैप, वाई ए एक्स आई कैप बेटे। एक्स कंपोनेंट को इस तरह लिखना है आपने, ये ए और एक्स इसकी सबस्क्रिप्ट में लिखना है छोटा सा, और आई कैप इसकी डायरेक्शन। आप जानते हो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का काम करता है और एक्स डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। दूसरा बेटे, ये एम से पी की तरफ ये जो वेक्टर है ये वाई कंपोनेंट है, चूँकि डायरेक्शन इसकी लॉन्ग वाई एक्सिस है, इसे ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में यूनिट वेक्टर मेरे बेटे जे कैप आएगा। ये स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं बेटे, एम पी ए वाई जे आपके सामने आ गया। अब ये जो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं बेटे, यही कंपोनेंट्स हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते थे वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो आइए मैं यही परपेंडिकुलर अगर वाई एक्सिस पे ड्रॉप करूँ, ये परपेंडिकुलर बेटे, तो अब इस पॉइंट को हम एन का नाम अगर दे दें जो वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉप किया हमने परपेंडिकुलर, तो ओ से एन ये वेक्टर अब क्या होगा बेटे, क्या ये ए वाई जे नहीं है? क्यों बेटे? और ये वाला वेक्टर ये ए एक्स आई है बेटे, यही मैं स्क्रीन में आगे शो भी कर देता हूँ, देखें ज़रा। ये परपेंडिकुलर पी पॉइंट से वाई एक्सिस पे ड्रॉप किया बेटे, ओ एन इसका वाई कंपोनेंट आ गया ए वाई जे, और एन पी इसका एक्स कंपोनेंट आ गया ए एक्स आई। सो इन दोनों तरीके से हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं बेटे। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटे डेरिवेशन की तरफ, जिसके अंदर अब हम एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का फार्मूला और इसकी ओरिएंटेशन का फार्मूला हम बनाएंगे। आइए देखते हैं बेटे। वेक्टर रेजोल्यूशन में ये डायग्राम एज इट इज़ आ गई बच्चों आपके सामने। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में लिखने का तरीका बच्चों क्या है, उसके एक्स कंपोनेंट और आई साथ लगाएं आई कैप, फिर वाई कंपोनेंट जे कैप लगाएं और ऐड कर दें। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देखें ये वेक्टर ए आ गया, सम ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप
एंड ए वाई जे कैप यानी वाई कंपोनेंट। इसी तरह बेटे आप किसी भी दुनिया के वेक्टर को लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है ए वेक्टर को लिखना है। अगर मैं कहूँ यार बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे कंपोनेंट्स की शक्ल में, तो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे बी एक्स आई कैप बेटे प्लस बी वाई जे कैप। आई होप यू गॉट इट। इसी तरह कोई वेक्टर सी है तो उसे कैसे लिखेंगे, सी एक्स आई कैप। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड मिल गया हमें एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखने का बेटे, सी वाई जे कैप। इसी तरह कोई रिजल्टेंट वेक्टर है अगर तो उसे लिखेंगे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप एंड सो ऑन। और आगे चलते हुए हमने जितने बेटे न्यूमेरिकल्स करने हैं इस चैप्टर में, उन न्यूमेरिकल्स में हमेशा जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो वेक्टर गिवन होगा वो इसी फॉर्मेट में गिवन होगा। लाइक हमें कोई वेक्टर गिवन है जी, ए वेक्टर वो दे देता है आपको न्यूमेरिकल में ऐसे 3i कैप प्लस 2j कैप। तो इस वेक्टर को इस अंदाज में देने से क्या पता चलता है बेटे, आई के साथ जो भी लिखा होता है ये उसका एक्स कंपोनेंट होता है, और जे के साथ जो भी लिखा होता है ये इसका वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है बेटे। नेक्स्ट बेटे अब हम देखेंगे कि एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाएगा बेटे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट आ गया आपके सामने, यानी मैं इस ट्रायंगल में ये मालूम करना चाह रहा हूँ बेटे। तो ये जो ओ पी एम ट्रायंगल आपको ग्रीन कलर से नज़र आ रही है, इसमें ये ओ एम बेटे ये बेस है, और ये बेटे साइड ओ पी ये हाइपोटेन्यूज है, और बेटे एम पी जो है ये परपेंडिकुलर है। तो अब ये एंगल थीटा है बेटे। तो यहाँ पर मैं एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए कॉस थीटा अप्लाई कर रहा हूँ बेटे। इस ट्रायंगल के अंदर कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये देखें बेटे स्क्रीन पे कॉस थीटा आया आपके सामने, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है ओ एम और हाइपोटेन्यूज है बेटे ओ पी। सो ओ एम की जगह एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए एक्स, और ओ पी की जगह पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने पर बेटे ये एक्चुअली आ चुका है कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स ओवर ए। तो अब बेटे ये ए इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला आ गया बेटे। सिमिलरली अगर आप वाई कंपोनेंट देखिए, इसके लिए अब आप साइन थीटा बेटे अप्लाई करेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा मेरे बेटे होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस टाइम परपेंडिकुलर बेटे क्या है, एम पी है, और हाइपोटेन्यूज तो वही है ओ पी। तो एम पी की जगह पे बेटे ए वाई आ गया, ओ पी की जगह पे ए आ गया। अब फर्दर ये ए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला बेटे क्या आ गया, ए साइन थीटा। ये देख लीजिए बेटे साइन थीटा एम पी ओवर ओ पी ए वाई ओवर ए वाई का फॉर्मूला आ गया ए साइन थीटा। नंबर 4 पे बेटे अब हम देखेंगे कि अगर हमें एक वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन हो तो कंपोनेंट्स की मदद से हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। उसके लिए बेटे अगर आप देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें एक्स कंपोनेंट पता है वाई कंपोनेंट भी पता है, यानी कि मुझे बेस और परपेंडिकुलर पता हो, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा बेटे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया बेटे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह पे बेटे आ गया ओ पी, और बेस की जगह पे बेटे ओ एम, और परपेंडिकुलर की जगह पे एम पी। अब ओ पी किसके बराबर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ओ एम किसके बराबर है, एक्स कंपोनेंट ए एक्स, और एम पी बेटे वाई कंपोनेंट ए वाई। अब लेफ्ट साइड पे जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है ये स्टेप ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब मुझे चूँकि ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर बेटे इससे कैंसिल होके लेफ्ट साइड पे ए बचेगा, लेकिन राइट साइड वाले ये स्क्वायर्स बेटे कैंसिल नहीं होंगे, याद रखना। क्यों नहीं कैंसिल होंगे, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर प्लस हो रहे हैं बेटे। अगर यही दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनके स्क्वायर्स भी कैंसिल हो जाते हैं।
सो बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का आपके सामने फार्मूला आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला। कई न्यूमेरिकल्स में हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी और वेक्टर हमें इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स गिवन होगा, तो बेटे हम इस मेथड से वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया करेंगे। लास्ट बेटे बात अब आती है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन या ओरिएंटेशन, जिसे एंगल थीटा कहते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे। अब चूंकि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स पता हो तो डायरेक्शन कैसे निकालनी है उसका मेथड हम चाहते हैं। अब कंपोनेंट्स देखें, इसमें से एक कंपोनेंट बेटे बेस है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर बेस की रेशो बेटे टेंजेंट थीटा होती है। इसलिए हमने डायरेक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए टेंजेंट थीटा अप्लाई किया, विच इज़ रेशो ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर आप जानते हैं वाई कंपोनेंट है और बेस एक्स कंपोनेंट है, तो यहाँ से बेटे थीटा का फॉर्मूला आ गया टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। फाइनली बच्चों, ये 5 स्टेप जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 फार्मूलाज बार बार इस्तेमाल होंगे, आपको ये 5 फार्मूलाज आने चाहिए। नंबर 1, एक वेक्टर को किस तरह हम उसके कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखते हैं। एक्स कंपोनेंट का फार्मूला क्या होता है बेटे, ए कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट का फार्मूला क्या होता है, ए साइन थीटा। एंड मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, अंडर रूट ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र, और डायरेक्शन के लिए टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। आइए बेटे इन 5 स्टेप्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इन 5 स्टेप्स ने आगे चल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में बेटे। सो लेट्स मूव बेटे। रिव्यू ऑफ द टॉपिक, अ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस तरह हम लिखते हैं बेटे वेक्टर किसी को भी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सपोज़ मुझे एक वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसका मतलब 3 इसका x कंपोनेंट है और 4 इसका y कंपोनेंट है, जब भी एक वेक्टर इस अंदाज में लिखा जाएगा। सेकेंडली बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट का फॉर्मूला है a cos थीटा। फॉर एग्जाम्पल आपको MCQ आ जाए बेटे कि एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद x एक्सिस, तो आप इसका x कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, a cos थीटा। a की वैल्यू 10 आ गई, cos 30 बेटे अंडर रूट 3/2 होता है, सो इट बिकम्स 5 अंडर रूट 3 और 8.66। सिमिलरली इसी वेक्टर का अगर हम y कंपोनेंट फाइंड करें बेटे, तो y कंपोनेंट का फार्मूला आप जानते हो, a साइन थीटा। वही सेम क्वेश्चन है, अब a की जगह 10 आ गया, साइन 30 थीटा की जगह पे साइन 30 बेटे हाफ होता है 1/2, सो a y आ गया 5। नेक्स्ट बेटे इसी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे नंबर 4 स्टेप पे। वेक्टर वही है बेटे आपके सामने जो हमने लेट किया था 3i प्लस 4j, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में एक वेक्टर के जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर लेते हैं बेटे। सो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, 16 प्लस 9 बेटे ये हो जाएगा 25। 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो हमने एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निकाल लिया। और 5वें स्टेप में बेटे अगर कोई वेक्टर है और इस तरह वो वेक्टर गिवन है आई जे फॉर्मेट में, तो उसकी डायरेक्शन बेटे हम टेन इनवर्स वाले फार्मूला से निकालते हैं। तो इस टाइम इसका y कंपोनेंट 4 है और x कंपोनेंट 3 है, सो टेन इनवर्स 4/3, 53 डिग्री एंगल आ गया विद x एक्सिस बेटे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बेटे मूव करते हैं टूवर्ड्स अनदर आर्टिकल विच इज़ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटे एक बड़ा ख़ास किस्म का वेक्टर होता है जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, या विद रेफरेंस टू ओरिजिन, या विद रेफरेंस टू सम रेफरेंस पॉइंट। लाइक मेरे पास ये बेटे आप बना लें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस है जी, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट पी पड़ा हुआ है बेटे, उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये एक पॉइंट है पी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप ओरिजिन को पी पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइन में जोड़ देंगे तो ये जो भी वेक्टर बनेगा इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आर वेक्टर से बेटे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो आर वेक्टर इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड एज ओ पी वेक्टर। यानी ये वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, टेल इसकी ओरिजिन पे होगी, हेड उस पॉइंट पे होगा जिसकी पोजीशन ये बता रहा होगा।
अब ये P पॉइंट ज़रूरी नहीं है जहाँ मैंने लेट किया बेटे वहीं पे हो, ये कहीं भी हो सकता है। जैसा कि सपोज़ करो ये कोई पॉइंट Q है, तो इस Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो OQ कहलाएगा बेटे, OQ। और वो भी ऐसे ही आएगा, ओरिजिन को आपने Q पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइन में जोड़ देना है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। आइए अब इसका फॉर्मूला और डायग्राम्स वगैरह स्क्रीन पे देखते हैं बेटे। सो बच्चों ये आगे डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन में मैंने बता दिया आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है तो OP कहेंगे। अगर आपके पास कोई Q पॉइंट है तो उसको OQ कहेंगे, कोई R पॉइंट है तो उसे OR कहेंगे, कोई B पॉइंट है OB कहेंगे, एंड सो ऑन बेटा। और इसकी टेल हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी, हेड बेटे उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट की पोजीशन ये लोकेट कर रहा होगा। नेक्स्ट अब हम इसके फॉर्मूला की तरफ आते हैं। अगर पॉइंट हमारा बेटे 2D सिस्टम के अंदर है, ये आपके पास एक 2D सिस्टम शो किया जिसमें एक्स वाई लाइंस आई बेटे, ये कोई पॉइंट है P A, B। अब आपने ओरिजिन को पॉइंट P के साथ स्ट्रेट लाइन में जोड़ देना है। ये आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर R। अगर आप इस पोजीशन वेक्टर R के कंपोनेंट्स बनाएं ज़रा बेटे, मैं डायग्राम थोड़ी बड़ी बना के आपको दिखाता हूँ। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे, ये पॉइंट है P A, B और ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है बेटे, ये वाई एक्सिस है। अब आपने O को P के साथ स्ट्रेट लाइन में जोड़ दिया, ये आ गया पोजीशन वेक्टर। अब पिछले आर्टिकल में हमने किस तरह कंपोनेंट्स बनाना सीखा था बेटे, कि हम वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर लाइक दिस। अब ये हिस्सा इसका एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाई कंपोनेंट होगा बेटे। आप देख सकते हो एक्स कंपोनेंट की लेंथ बेटे पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट है A, और वाई कंपोनेंट की जो लेंथ है वो पॉइंट P का वाई कोऑर्डिनेट है। अब A जो है ये आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो A के साथ आ जाएगा I कैप बेटे और B के साथ आ जाएगा J कैप। तो देखो कितनी खूबसूरत बात यहाँ सामने साबित हुई है कि पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे। इट मीन कभी भी पॉइंट गिवन है तो आपने उसका वेक्टर बनाना है पोजीशन वेक्टर। तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं पहले पॉइंट के साथ I कैप लगा देंगे, दूसरे के साथ J कैप, और उन्हें ऐड कर देंगे तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। यानी इस टाइम पॉइंट P A, B का जो पोजीशन वेक्टर होगा डैट वुड बी AI कैप प्लस B J कैप। ये बेटे आपके पास OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर आ गया AI कैप प्लस B J कैप। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पिछले आर्टिकल में अभी मैंने बताया आपको कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना जब भी हो किसी वेक्टर का, अंडर रूट के अंदर कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेते हैं, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटे। अब बेटे यही पॉइंट अगर स्पेस में लाई कर रहा हो तो इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे A, B, C। तो ऑब्वियसली इस टाइम जो पोजीशन वेक्टर बनेगा OP, इसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे A I कैप, B J कैप एंड C K कैप। तो अब पोजीशन वेक्टर बनेगा A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, और इसका मैग्नीट्यूड बेटे क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आइए बेटे इसकी भी थोड़ी अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। ले बेटे ये स्क्रीन पे आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है 2,3, तो इसका पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर या R वेक्टर क्या होगा, 2I कैप प्लस 3J कैप। ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके साथ IJ लगा देना है बच्चों, वेरी सिंपल, इससे सिंपल क्या हो सकता है। सिमिलरली बेटे एक और पॉइंट आपको दिखाते हैं -2, -4, तो माइनस साइन ऑब्वियसली कंसिडर होगा। तो अब पोजीशन वेक्टर बनाते हुए आप -2 के साथ I कैप लगाएंगे और -4 के साथ J कैप लगाएंगे, तो एज अ रिजल्ट इसका पोजीशन वेक्टर बेटे आएगा -2I कैप -4 J कैप। सो बच्चों यहाँ तक ये दोनों आर्टिकल्स ख़त्म हुए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ चूँकि इस लेक्चर में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं। ऑल दो ये आप 9-10 क्लास में पढ़ के आते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे अब इनको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फिज़िक्स बेटे।
अब फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले एंगल्स हैं बेटे, ये आपको मैंने स्क्रीन पे शो कर दिए हैं। यानी साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 एंड 180। इन एंगल्स पे आपको साइन, कॉज और टेन इनकी वैल्यूज़ बेटे याद होनी चाहिए। अब इनको याद रखने का भी एक तरीका है बेटे। साइन 0 बेटे 0 होता है, ये अब आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे तो कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हो किसी भी एंगल पे, लेकिन सम टाइम हमें कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना पड़ जाता है बेटे, तो फिर हमें ये याद होना चाहिए। तो कॉस 0 बेटे 1 होता है, यानी साइन और कॉस 0 पे एक दूसरे का उलट है बेटे। साइन 0 दे रहा है, कॉस 1 दे रहा है। अब 90 पे ये रिवर्स हो जाएगा, यानी साइन 90 पे 1 देगा और कॉस 90 पे बेटे 0 देगा। यानी ये वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई हैं। आप देखो ये वाली वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई हैं, यानी बेटे ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1, ये 0, 4 वैल्यूज़ तो याद हो गई। अब बेटे 45 एक ऐसा एंगल है जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज सेम होती हैं। 1/√2, 1/√2, फ्रैक्शन के अंदर 0.707 बनती है बेटे। अब 30, मैंने ना सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद रखी हुई हैं, कॉज की वैल्यूज़ मैं उसी लॉजिक से याद करता हूँ। साइन 30 बेटे 1/2 होता है, और साइन 60 जो है डैट इज़ √3/2, 0.866 भी कहते हैं इसे। अब यही वैल्यूज़ इंटरचेंज होनी है, यानी साइन की वैल्यू जो 30 पे है वो कॉस की 60 पे होगी 1/2, और जो साइन की 60 एंगल पे है कॉस की 30 पे आती है बेटे √3/2। तो मैंने रेफरेंस के लिए अपने दिमाग में सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद रखी हुई हैं ऑर्डर में। कॉस की वैल्यूज़ मैं इस तरह से याद कर लेता हूँ। और फिर टेन की वैल्यूज़ कैसे याद करनी होती हैं? टेन एक्चुअली होता है साइन और कॉस की रेशो बेटे। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ पे डिवाइड कर लें बेटे। 0 डिवाइडेड बाय 1 0 ही होता है, और 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये 2 कट के 1/√3 आएगा टेन 30 बेटे। और 45 पे चूँकि साइन और कॉस की वैल्यूज़ बराबर हैं तो ये दोनों कट के 1 आएगा, टेन 45 1 होता है। अब 60 डिग्री पे ये दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो ये 2 कट के √3 आ गया बेटे। और टेन 90 बेटे, टेन 90 जो है ये इन्फिनिटी होता है। ये एक ऐसा एंगल है जहाँ पे हम टेन की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो बेटे इन्फिनिटी होता है, 1/0। और 180 एंगल साइन 180 ज़ीरो होता है, और कॉस 180 -1 होता है। ये एक स्पेशल बात है। और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग वो ज़ीरो ही होता है, यानी टेन 180 भी ज़ीरो ही होता है। सो इस लॉजिक से मैं तो सारी वैल्यूज़ मेरे दिमाग में मेमोराइज रहती हैं। अगर आप भी इसी तरह थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी ये वैल्यूज़ याद रहेंगी। नेक्स्ट आपको यही टेबल बना बनाया शो कर देते हैं बेटे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक बस इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो बेटे पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो डैट यू कैन रिसीव इन टाइम नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऑन फिज़िक्स। थैंक यू बेटे, जज़ाकल्लाह।